हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले वाली वीडियो लवण अम्ल क्षार एवं लवण में सूचक बता दिया था। कहाँ तक? सूचक तक। तो इसमें एक सूचक और होता है जिसे हम कहते हैं पीएच सूचक। कहते हैं पीएच मान या पीएच सूचक। तो पीएच मान या पीएच सूचक में आता है पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है? अम्ल या क्षारक के रंग में परिवर्तन एक निश्चित मान पर ना होकर किसी निश्चित सीमा में होता है, पीएच परिसर कहते हैं। पीएच परिसर को सर जॉन सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। जैसे ये है पीएच परिसर। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन एक निश्चित मान पर न होकर एक सीमा में होता है। निश्चित सीमा में होता है। निश्चित सीमा में होता है। पीएच परिसर कहते हैं। जैसे क्या मैथिल ऑरेंज है। क्या? मैथिल ऑरेंज। ये 3.1 से लेकर 4.4 तक अम्ल का रंग तो करेगा ये लाल। कैसा करेगा? लाल। और क्षार का रंग करता है पीला। कैसा करता है? पीला। इसे ही पीएच परिसर कहते हैं। मतलब कि जैसे मैथिल ऑरेंज ये क्या है? सूचक है एक प्रकार से। ये भी क्या है? सूचक। तो जब ये अम्ल में डाला जाएगा या अम्ल इस पर डाला जाएगा तो 3.14 ये क्या? पीएच मान या पीएच की बना रखा मैंने, आगे बताएंगे। पीएच मान या स्केल पैमाना होता है पीएच पैमाना। तो 3.1 से 4.4 तक के बीच में ये अम्ल का रंग दिखाएगा लाल मैथिल ऑरेंज और क्षार का रंग दिखाएगा पीला। ठीक। उसके बाद है पीएच स्केल पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है? इसमें 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। पीएच पैमाना को 1919 में सोरेनसन ने दिया था। पीएच एक शुद्ध संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 तक क्या है? एक शुद्ध संख्या। इसका कोई मान नहीं होता है। अब जैसे ये दे रखा है 7 पर। किस पर? 7 पर यदि कोई तत्व या विलयन या यौगिक आता है और पीएच मान कितना उसका? 7, वो होगा उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। जैसे जल है, जल H2O, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। तो ये कैसा है? उदासीन है। अब यदि किसी यौगिक या विलयन का मान 7 से कम होगा, किससे? 7 से कम होगा, तो वो कहलाएगा अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। और यदि कोई 7 से ज़्यादा होता है वो कहलाएगा क्षारीय। क्या कहलाता है? क्षारीय। उसके बाद आता पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच वैल्यू कहते हैं। यानी कि पीएच वैल्यू क्या होगा? माइनस ऋणात्मक क्या रहा? लघु गुणक यानी कि लोग H+ हाइड्रोजन के आयन का क्या कहलाता है? पीएच वैल्यू कहलाता है। ऋणात्मक लघु गुणक देखो ये माइनस है और लोग क्या? लघु गुणक है। और H+ क्या? हाइड्रोजन आयन को, या फिर बराबर लोग 1/H+। ये क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू। उसके बाद है साधारण नमक को सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। जलीय विलयन के संयोग द्वारा प्राप्त करने की वजह से इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। साधारण नमक को सबसे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए या बड़े स्तर पर समुद्री
जल से अन्य लवणों को पृथक करके भी प्राप्त किया जा सकता है, या साधारण नमक को चट्टानों से या चट्टानी लवणों से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखो जैसे साधारण नमक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के संयोग द्वारा बनता है। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। जैसे HCl ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनको जलीय विलयन करा, क्या करा, जलीय विलयन करा, तो क्या बना, NaCl और H2 यानी कि जल निकल के नमक प्राप्त हो जाती है। इन क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे सोडियम क्लोराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि NaCl क्या है, साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नमक को बड़े स्तर पर समुद्री जल के अन्य लवणों को पृथक करके प्राप्त किया जा सकता है। साधारण नमक चट्टानी लवणों से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो पतंजलि वाली नमक होती है, उस पर लिखा होता है कि 10,000 वर्ष पुराने चट्टान से प्राप्त पतंजलि नमक, जबकि उसमें एक्सपायर डेट लिखी होती है। 10,000 साल से वो एक्सपायर नहीं होता, जब पतंजलि ने बनाया तो वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद है साधारण नमक के उपयोग। जहाँ हिमपात ज़्यादा होती, हिमपात का मतलब जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और वो जम जाती है सड़कों पर, तो सड़कों पे से बर्फ़ को पिघलाने के लिए या उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नमक का छिड़काव कर देते हैं या वह नमक की बौछार कर देते हैं। दूसरा, सोडियम धातु तथा Cl2 का निर्माण है। सोडियम यानी कि Na और क्या, Cl2 यानी क्लोरीन बनाने के लिए भी क्या, नमक का प्रयोग किया जाता है। भोजन को पकाने और स्वादिष्ट बनाने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि साधारण नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। कास्टिक सोडा क्या होता है, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडे का अणु भार क्या होता है, 40। कितना होता है, 40। उसके बाद है इसकी बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एनोड पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर, वहाँ से Cl2 गैस निकलती है, और जो कैथोड होता है इसमें माइनस के चार्ज होता है, वहाँ से H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो देखेंगे इधर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। अणुभार कितना है इसका, 40। अणुभार निकालने कैसे हैं, इधर देखिए। सोडियम कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार लगभग 23, तो जाएगा 23, कितना जाएगा 23 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, परमाणु भार 16 प्लस कितना 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हमेशा 1 ही रहता है, तो 6 और 1 7 और 3 10 का 0, 6 और 2 8, सॉरी 1 और 2 3 और 1 4, कितना हो गया अणुभार इसका 40। उसके बाद बनाने की विधि। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH बनाता। कौन, NaCl। NaCl देखो, जब NaCl कहाँ, जलीय विलयन पर, कहाँ पर, जलीय विलयन पर, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, क्या धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा, तो NaOH क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। देखो जैसे ये एक मैंने पात्र बनाया, इस तरीके से अदर समझते हैं। ये एक पात्र है, बर्तन है, ठीक है।
यहाँ से हमने भेज दिया क्या, नमक का घोल, नमक का घोल। अब इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एक पॉजिटिव होगी एक माइनस, यानी कि माइनस प्लस। जो प्लस वाला होता है वो होता है एनोड, क्या होता है, एनोड। और जो माइनस वाला होता है वो होता है कैथोड, क्या होता है, कैथोड। ये थोड़ा सा हल्का सा इनको तरीके से कर देंगे। ये कैथोड है, यहाँ बीच में एक झिल्ली होती है। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज, कौन सा, प्लस का। और कैथोड पर माइनस का चार्ज। यहाँ से क्या निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ से नमक का घोल छोड़ते हैं तो इसके जलीय विलयन में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की हुई है। नमक का घोल क्या है, यानी कि NaCl प्लस H2O। इस घोल को इस पात्र में भेजा जिसमें क्या, करंट है, विद्युत धारा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जाएगा कितना, क्लोरीन का चार्ज, यानी कि माइनस वाला जाएगा प्लस पर, प्लस वाला जाएगा माइनस पर। तो क्लोरीन का चार्ज कितना, माइनस का, तो इसलिए पॉजिटिव से क्या निकल जाता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है। हाइड्रोजन पे होता है कितना चार्ज, प्लस माइनस दोनों हाइड्रोजन पे से, हाइड्रोजन ये होता है H प्लस, ये होता है, ये जाता है माइनस वाले की तरफ। यहाँ पे क्या है, झिल्ली लगी होती है जिससे ये पूरा घोल आर पार ना हो जाए। क्या होता है, फिर यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एनोड पर Cl2 गैस व कैथोड पर H2 गैस निकल। देखो यहाँ पे ये कौन सा हमारा, एनोड पर क्या निकली, Cl2, कैथोड पर क्या निकली, H2, बाकी यहाँ हाइड्रोजन। रिएक्शन देखेंगे। यह है NaCl H2। जब इस जलीय विलयन बन जाएगा इसका, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और H2 और Cl2। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बताई थी। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो 3 उत्पाद मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, उन तीनों का भी अलग अलग यूज होता है। जैसे है H2, H2 को उपयोग ईंधन बनाने में कर सकते हैं। दूसरा है इसका उपयोग अमोनिया बनाने में कर सकते हैं, अमोनिया के निर्माण में कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा उत्पाद क्या है, जैसे मैंने बताया अभी, ये पात्र था, यहाँ NaOH मिला, यहाँ झिल्ली थी, यहाँ पे निकला हमारा Cl2, यहाँ H2 और यहाँ डाला गया था घोल। ठीक, इस तरीके से बनाया था ये पात्र। यहाँ एनोड कैथोड था। पहले इस H2 का ईंधन के रूप में, ईंधन बनाने में और अमोनिया के निर्माण में प्रयोग होता है। Cl2 का उपयोग पानी को साफ करने में, कीटाणु नाशक बनाने में, CFC कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक उत्पाद बचता है NaOH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्षार है। क्या है, क्षार। क्षार आपको पता ही है स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन व अपमार्जक बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग कागज के निर्माण में करते हैं। दूसरा है तेल के शोधन में। और चौथा क्या दे रखा है, व्यंजक बनाने में। किसके रूप में करते हैं, व्यंजक बनाने। देखेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया, 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न या प्राप्त होते हैं। पहला है H2 यानी कि हाइड्रोजन, दूसरा है Cl2 यानी कि क्लोरीन, तीसरा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, जिसको अभी प्राप्त किया था। H2 के उपयोग
ईंधन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अमोनिया निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। Cl2 कहते हैं ना क्लोरीन की गोली डाल दे, क्लोरीन डाल दो पानी में तो पानी शुद्ध हो जाता है, वही Cl2 है। पानी शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक बनाने में, CFC कीटनाशक बनाने में किसका उपयोग होता है? Cl2 का। किसका? Cl2 का। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, कागज के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, तेल के शोधन में इसका निर्माण उपयोग करते हैं, और व्यंजक बनाने में इसका निर्माण या उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा व्यंजक चूड़ आएगा। व्यंजक चूड़, व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या क्लोरिनेटेड लाइम होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका अणुभार 127 होता है। अणुभार कैसे निकालते हैं? इसे क्लोरीन कितने पे होता है? 17 पे, और ऑक्सीजन होता है 8 पे, थोड़ी कैल्शियम क्या है? कैल्शियम होता है 20। कैल्शियम कितना होता है? 20। इसका परमाणु भार लगभग 41 प्लस ऑक्सीजन 8, परमाणु भार लगभग 16 प्लस Cl2 कितना? 17, Cl लगभग 35। इन सबको जोड़ देते तो कितना आता है? 127 आता है। Cl2 दो जगह है तो 35-35 दो जगह जुड़ेगा, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? अणु भार या परमाणु भार 127। अब इसके बनाने की विधि, जब शुष्क भुजे हुए चूने पर, किस पर? शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? व्यंजक चूड़ बनता है। क्या बनता है? व्यंजक चूड़। देखो भुजा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया कराते हैं किससे? क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। तो क्या बनता है? CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्लस क्या बनेगा? जल बनता है। ठीक, देखो यही क्रिया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2O। अब व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, मतलब यह देखने में कैसा होता है, इसकी गंध कैसी आती है, ये सब क्या है? भौतिक गुण। यह है हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। यह जल में अल्प विलय है, यानी कि यदि इसको जल में मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ इसके अणु अलग अलग दिखाई देते हैं। तीसरा, इससे जलीय विलयन दूधिया होता है, यानी कि यदि इसको पानी में घोलेंगे, कैल्शियम ये हाइपोक्लोराइट को किस में घोलेंगे? पानी में, तो क्या बनेगा? दूध, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण में से Cl2 की गंध आती है। उसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है किस किस से क्रिया करके क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गर्म जल से क्रिया, यानी कि गर्म जल से क्रिया करेंगे तो क्या होता है? व्यंजक चूर्ण को जलीय विलयन को गर्म करते हैं, यानी कि व्यंजक चूर्ण का जलीय विलयन लिया और उसको गर्म कर दिया तो कौन सी गैस निकलती है? Cl2 गैस निकलती है। देखो CaOCl2 H2, ये क्या है? इसका जलीय विलयन हो गया, क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस क्लोरीन गैस निकल जाए। दूसरा रासायनिक गुण है इसका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब इसको हीट देते हैं या गर्म करते हैं। जब व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो ये CaCl2 व O2 में अपघटित हो जाता है। दूसरा है CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया करके ये क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। तीसरा है H2SO4 से क्रिया, यानी कि अम्ल से क्रिया। H2SO4 से क्रिया करके भी क्या करते हैं? क्लोरीन गैस देते हैं। फिर उसके बाद इनका उपयोग होता है, देखेंगे पहले ऊष्मा का प्रभाव। व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो यह CaCl2 और क्या ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे ये ले लिया, ये क्या है? व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइट
गर्म करा इसको तो किस किस में अपघटित हो गया, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। दूसरी क्रिया CO2 से कराते हैं। CO2 क्या है, धातु, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं इसकी। CO2 से क्रिया करके Cl2 गैस मुक्त करते हैं। फ्रेंजक चूर्ण CO2 से क्रिया करके Cl2 गैस मुक्त करते हैं। CaCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर दी, क्या बनाया, Cl2 गैस इन्होंने मुक्त कर दी। फिर उसके बाद H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कुछ भी कह सकते हैं, बहरहाल ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके Cl2 गैस मुक्त करते हैं। वो CaOCl2 प्लस H2SO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मुक्त करती है। अब इनका उपयोग फ्रेंजक चूर्ण का उपयोग, फ्रेंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, जीवाणु नाशक के रूप में, यानी कि जीवाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चीनी का रंग सफेद करने के लिए आक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, फ्रेंजक चूर्ण का। किसका, फ्रेंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। चौथा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा।